छोटा सोच है इनकी, बहुत छोटी सोच। जो इन्होंने भेजे पहले राउंड में सब नकली थे और जानवर मर गए। इन्होंने जो 5-7 घोषणाएं किए, 5 से 10% से ज्यादा वो आगे बढ़ी नहीं। करीबन पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख गायें मर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं ही घूंघट में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ शख्सियत हैं जो खड़ी हुई हैं। 1972 से अजमेर में रामचंद्र चौधरी साहब अपना एक मिशन चला रहे हैं। उस मिशन के तहत कहाँ तक पहुंचे हैं और उनके सपने कहाँ तक हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। ये जो पूरा मूवमेंट है आपका, ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जीवन में कोई ना कोई घटना होती है जो आदमी को बदलती है। शुरू में 1972 से पहले जो है प्राइवेट व्यापारी थे, जो वो केवल उनका थर्मामीटर अंगुली दूध में डाल के और करते थे, तेरा दूध बढ़िया तेरा खराब। उसकी इच्छा होती, जो उसका भाव भी मन मर्जी का देता था। फिर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट एनडीडीबी ने जो है 3 स्टार पैटर्न शुरू किया था। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो वो जो है शुरू में विलेज लेवल की स्टार्ट हुई थी, फिर डिस्ट्रिक्ट की हुई। तो विलेज लेवल में गांव में जाके लोगों को जागृत किया हमारे कोऑपरेटिव के स्टाफ ने, डेयरी वालों ने। थोड़ा बहुत हमारे ये जो जागरूक पशुपालक है, इन्होंने भी किया अपने अपने गांव में। इन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। वहाँ दूध का कलेक्शन होता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वैल्यू एडेड। तो सब कहीं ना कहीं जब कोई मूवमेंट हम शुरू करते हैं तो बड़ी अड़चनें आती हैं शुरू में। कोई ऐसी घटना याद है कि जब आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो? शुरू में हमारे इलेक्टेड बोर्ड नहीं थे और 1972 से 90 तक जो है कलेक्टर लोग जो है आईएसी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन होता था। फिर बाद में हम लोगों ने हेजिटेशन किया, सब किसानों ने पूरे स्टेट में। फिर उससे क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन शुरू हुए 90 में। उसके पहले हमें प्रॉब्लम हुआ करती थी। हमारे फैट के बारे में गांव वालों को पता नहीं लगता कि इनके गांव की समिति की जो है कितनी फैट गई, कितना दूध गया। उसका हिसाब वो ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट वाले मन मर्जी से भेजते थे। उसके लिए हमने एक बार हेजिटेशन किया 1974 में, 78 में किया, 83 में किया, 88 में किया। हेजिटेशन करने के बाद में पशुपालकों की सारी बातों को सुन के गवर्नमेंट ने हमारी मांग को माना और 90 में इलेक्शन शुरू कर दिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन, अजमेर डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन, उसके चुनाव हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन बना। उसके बाद में सब इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में संस्था आई। उसके बाद में समस्याओं का समाधान होने लगा। तो क्या आपको लगता है कि नौकरशाही, आईएएस आईपीएस बड़े पढ़ के जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथों में व्यवस्था चलती है? सरकार से जो नियम कायदे कानून नीचे जमीन तक लेके आने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं से। और जिस तरीके से आपने चुनौतियां देखी, तो क्या मैं आपसे एक कमेंट ये चाह रहा हूं कि क्या इस व्यवस्था में जो आईएएस अधिकारी हैं, क्या अब आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं? नहीं, अब आईएएस अधिकारियों के हाथ में पॉलिसी डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, स्टेट लेवल पे भी पूरे इंडिया में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने लग गए फेडरेशन में। तो अब आईएएस के उतना रोल नहीं है जितना आज के 1990 से पहले था। अब तो करीब जनप्रतिनिधि के हाथ में, फिर भी कहीं कहीं आईएएस होते हैं। तो आईएएस क्या कोई गलती नहीं। आईएएस के पास 17-18 डिपार्टमेंट होते हैं। जिले के जो है अलग अलग प्रोग्राम्स के जो है उनके पास 18 यूनिट होते हैं। उसमें एक डेयरी होती है, तो वो साल में मुश्किल से उनको जो 10 या 20 दिन दे पाता है। और इलेक्टेड बोर्ड होने के बाद में तो गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट तक प्रॉब्लम जो है डे टू डे भी आ जाती है। नहीं तो आजकल मोबाइल हो गया, मोबाइल से गांव में बैठा हुआ किनारे पे जो कोई उसका गांव है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मोबाइल से मेरे को रात को, आधी रात को मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इनको वो लोग जो है इनको टेलीफोन करते हैं, ये मुझे बताते हैं। तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली हो जाता है। एक अंतिम सवाल, इस समय एक वायरस है जिस वायरस ने जीना मुहाल कर रखा है। बहुत सारी गायें हताहत हो रही हैं। ये जो बीमारी है, ये बीमारी क्या आपने अब से पहले देखी थी और इस बीमारी की वजह क्या मानते हो? इस बीमारी के निराकरण की क्या व्यवस्था हो रही है?
मेरी जिंदगी में मैंने और ये सारे पशुपालक हैं, हमने हमारी जिंदगी में गायों में ये पहली बार बीमारी देख रहे हैं और ये पाकिस्तान से आई है। वैसे तो कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्री से बीमारी गई है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से जो है राजस्थान सटा हुआ है, हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये सारी एरिया उनसे पाकिस्तान से अटैच्ड है। तो वहाँ से बीमारी हिंदुस्तान की गायों में आई और यहाँ ये गायों में बीमारी इस बार जो है गंगानगर में सबसे पहले तेजी से हुई, फिर हनुमानगढ़ में हुई, बीकानेर, जोधपुर और नीचे ठेठ पाली तक, सिरोही पाली तक चली गई। इस बीमारी का 2019 में भी कुछ सिम्टम्स आए थे यहाँ, परंतु भारत सरकार ने 2019 में आपका रोहतक नहीं, हिसार की जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR जो दिल्ली में है, उसकी ब्रांच हिसार में है। वहाँ पर जो है इस पे रिसर्च किया, इंजेक्शन भी बनाया, रिसर्च किया और इंजेक्शन बनाया। तो इंजेक्शन बना करके उसको अधूरा छोड़ दिया काम को। फिर क्या उस समय बीमारी खत्म हो गई तो इन्होंने आगे रिसर्च ही नहीं की। उस समय यदि गाय वाला जो है ये वैक्सीनेशन डेवलप किया था, उसको पूरी ट्रायल करते पूरे देश में और ट्रायल करके करोड़ों इंजेक्शन बना लेते, तो ये बीमारी आने के बाद में भी गाय के इंजेक्शन लग सकता था। परंतु अभी जो गोट पॉक्स से काम चला रही भारत सरकार ने भी, मैं ये मानता हूँ कि दिल खोल के काम नहीं किया। इनके पास जब चांद पे जाने की भारत सरकार बात कर रही है, तो क्या कोरोना का कितने वेरिएंट थे, अलग अलग वेरिएंट में कोरोना आया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, फिर भी उसके इंजेक्शन साइंटिस्ट ने निकाल दिया। तो इसके ऊपर इन्होंने मतलब परवाह ही नहीं की, दूसरे प्रोग्राम में बिजी रहे, कोरोना फैलता गया देश में। इसका लंपी का जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लंपी चली गई, तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया इसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ भारत सरकार ने रुचि कम ली। मैं आगे 2 मिनट, अब ये यदि रुचि लेते राज्य सरकारों पर डालते हैं, राज्य सरकार जब तक ये भारत सरकार इन्वेंशन का काम तो भारत सरकार कराएगी। इंजेक्शन आपने 3 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए लंपी डिजीज को, भारत सरकार ने वही गोट पॉक्स दे दिया, वो इफेक्टिव नहीं है। गोट पॉक्स में क्या होता है कि इनका गांव मान लो मेरे साथी का, वहाँ 4 या 5 जानवरों में हो गया, तो ये गोट पॉक्स उस गांव के बाकी जानवरों के नहीं लगेगा। ऐसे इनके गांव हुआ तो वो भी ऐसे, मेरे हुआ तो ऐसे। तो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट में आया, वहाँ से वेस्टर्न राजस्थान से हमारे जिले में आया, तो हमारे जिले में जब ये आया लंपी, तो इतना तेजी से फैला कि इंजेक्शन फिर भी हमने राजस्थान में पहली बार 1 लाख इंजेक्शन हमने जो नेफ्टर कंपनी से अहमदाबाद से मंगा के दिए, वो 50,000 ही 40,000 ही लगा पाए, जितने हम पूरे जिले में फैल गया, तो अब उसको लगा नहीं पाते हैं। तो ये इंजेक्शन बीमारी आने के बाद में और उसके आसपास जितने जानवर उनके भी नहीं लगा सकते। यदि उनके लगाएंगे तो रिएक्शन होगा और जानवर मर जाएगा। तो उससे बचने के लिए इनको वो वाला इंजेक्शन तो इजाद अब किया है। अब ये कह रहे हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ट्रायल्स होगी, 3-4 महीने बाद में, ट्रायल्स के बाद में हम लाएंगे। 3-4 महीने में तो ये रहेगी नहीं। करीबन पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख गायें मर चुकी है, ये आंकड़े बता नहीं रही, भारत सरकार को चाहिए आउट करे। हमारे राजस्थान में करीबन जो है करीबन 50,000 गायें मर चुकी है, वो तो सरकारी आंकड़े। अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं, मतलब भारत सरकार इस मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा गए। आपको लगता है कि ये साकार होंगे? प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के वित्त मंत्री जी ने 3 साल पहले 5 घोषणाएं की पशुपालकों के लिए। पहले तो ये PM बने, उस तब कहा कि मैं 40% जो है बजट जो होगा हमारा कृषि का 40% पशुपालन पर लगाएंगे। नहीं लगाया उन्होंने, कहाँ लगाया कुछ। तो फिर इन्होंने कहा कि हम सेक्स सॉर्टेड सीमन देंगे पूरे देश में, अभी तक 10% भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा FMD के हम टीके लगाएंगे, वो भी 10% भी FMD के टीके जो इन्होंने भेजे पहले राउंड में सब नकली थे और जानवर मर गए। तीसरा इन्होंने ये कहा कि हम किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालक क्रेडिट कार्ड देंगे, वो भी आज तक 10% किसानों को पूरे देश में नहीं मिला। फिर इन्होंने कहा हम
टैगीकरण करेंगे। तो इन्होंने जो 5-7 घोषणाएं की है, 5 से 10% से ज्यादा वो आगे बढ़ी नहीं। तो घोषणा थोती हो रही है ना, फिर और क्या रहा, कहाँ हुआ जब मानते कि होता सारा। आज इनको ये कहना चाहिए कि लंपी डिजीज को हम राष्ट्रीय, कल परसों के अधिवेशन में बोलना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा है ये बीमारी पूरे देश में महामारी है पशुओं में। वैसे तो 1 गाय 2 गाय कहीं कत्ल खाने में जाती है तो ये भारत सरकार के समर्थक जो है गांव में ट्रकों को रोक लेते हैं, वहाँ 2-3 गायों के कत्ल खाने जाने पर तो पूरे देश में हड़कंप मचाते हैं। और आज ये लाखों गायें मर गई, उसकी इनको परवाह ही नहीं है। आज वो हुआ क्या, आवारा गायें जो पूरे उत्तरी भारत में फिर रही है वो इनकी पॉलिसी के कारण है। इनको गौशालाएं खोलनी चाहिए, देश में इतनी गौशालाएं खोलनी चाहिए कि आवारा गायें वहाँ रह ले, या फिर बूचर खान जाने दे। नहीं, उनको जा रही थी पहले 70 साल में जा रही थी, कहीं भी जा रही, अब वो भी इन्होंने बंद कर दी कि नहीं करोगे। मतलब उसका असर तो किसान पे ही हो रहा है ना। किसान का क्या, जिस किसान के पशुपालक के जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग भी गायें पालते हैं, भैंसे पालते हैं, और आप दूसरे समझो मजदूरी करता अपने, ये गाय रखता घर पे, इसलिए कि उसका घर का खर्चा, एक आदमी जो है गाय होती तो उसके सुबह शाम थोड़ा खाने के लिए दूध भी ले लेता है कंजम्पशन, बाकी को बेच के कुछ जीवन यापन करता है। तो इन्होंने उस किसान को, जिनकी गाय 2 थी, 2 ही मर गई, तो किसान की क्या हालत हुई आप सोच लो। 3-3 दिन तक रोटी नहीं खाई किसानों ने, इतने किसान दुखी हो गए थे। जिसका आजीविका का टोटल साधन केवल पशुधन था, वो गाय मर गई। एक आदमी की 6-6 गायें मरी, उसका क्या हो, उसके 6 थी, 6 ही मर गई, तो उसके तो आजीविका का साधन ही नहीं रहा ना। अंतिम सवाल, सरकार आराम से कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मैं साफ कह रहा हूँ कि इन्होंने, जितना हम रूपाला जी से मिला हमारा बोर्ड, लेडीज और हम रूपाला जी को मिलके कहा कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा करो, तो उन्होंने भी इधर उधर तरका दिया। फिर उसके बाद में कल हम सांगवान जी से मिले, तो सांगवान जी ने भी हमको टरका दिया। मिले उनसे कल अमित शाह जी से मिले हमारा डेलीगेशन, तो उन्होंने उसका रिएक्शन कुछ नहीं किया। बाकी हमने कहा जीएसटी लगाई है, भारत सरकार ने जीएसटी लगा के किसानों का गला घोंट दिया। 12% जीएसटी है। यदि 100 रुपए का घी बेचेंगे हम प्रोडक्ट, तो 12 रुपए भारत सरकार लेगी। वो 12 रुपए, यदि ये टैक्स पहले 5% ही था कांग्रेस शासन, इन्होंने 12 किया, उससे 1 किलो में 26 रुपए का आर्थिक भार बढ़ा है। वो 26 रुपए हम किसानों को देते हैं, जो इन्होंने ले लिया हमसे। ना तो हमारे पास रह रहे हैं, ना हमारे किसानों के पास रह रहे हैं। तो इससे एक अंतिम सवाल, नहीं, आप आराम से करो, कोई दिक्कत हाँ, एक अंतिम सवाल, हर एंगल का बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हकीकत ये है कि जमीन को अगर समझना है तो स्वाभाविक तौर पर जमीन पर उतरना होगा। बड़ी बड़ी घोषणाओं से बड़े बड़े वादे तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन वादों को अगर जमीन पर, धरातल पर लाने बड़े। एक अंतिम सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि भाई बहुत बढ़िया व्यवसाय है ये, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, आपके दूध के रेट जो हैं उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे ना। मतलब मेरा लबुल अब ये है कि क्या आप इतने लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अगर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले की, तो पहले ज्यादा फायदे में थे या आज ज्यादा फायदे में? ज्यादा फायदे में थे। इनके आने के बाद में इन्होंने नोटबंदी की, उसका पशुपालकों को असर आया। इन्होंने जीएसटी लगाई, जीएसटी का पशुपालकों के इम्पैक्ट आया। इन्होंने जो है, इनके कार्यकाल में बिजली की रेटें अनाप शनाप बढ़ी है, पानी की रेटें बढ़ी है, मजदूरी की रेटें बढ़ी है, तो उससे जो है इम्पैक्ट पशुपालन पे भी आया है। और दूसरा पशुआहार, इनके गलत नीतियों से पशुआहार की इंग्रेडिएंट्स, जो कच्चा माल इतना महंगा हो गया कि पशुआहार पहले 15, 16, 17 रुपए में था, कांग्रेस राज शासन में 17 रुपए से ऊपर नहीं था, वो पहुंच गया 25 रुपए एवरेज भाव के पशुआहार के। चारे की बहुत भयंकर शॉर्टेज है। मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, ये लोग इतना छोटा सोच है इनकी, बहुत छोटी सोच, कि हरियाणा में चारा था खूब, आपके यूपी में चारा था, मध्य प्रदेश में चारा था, राजस्थान में चारे की भयंकर शॉर्टेज थी। इन्होंने क्या किया, उस चारे के ऊपर, इनकी गवर्नमेंट बीजेपी की तीनों गवर्नमेंट थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो यूपी, हरियाणा और आपका मध्य प्रदेश, इन्होंने बैन लगा दी।
इन्होंने बैन लगाया कि यहाँ से चारा भूसा वहाँ राजस्थान में नहीं जाएगा। और देखिए, सोच के देखिए हिंदुस्तान से चारे के भाव राजस्थान में 1500 रुपये क्विंटल हो गए। गेहूं की कुत्तर होती है ना, उसको भूसा बोलते हैं, खाकला बोलते हैं, उसके 1500 रुपये क्विंटल का चारा खिलाया इन किसानों ने, अपने जानवरों को पाल पोस के खड़ा रखा है। दूसरा, जो कुत्तर जो होती है ना, कुट्टी जवार की, उसकी बाजरे की, चारे की जो कुट्टी करते हैं, वो 2100 रुपये क्विंटल थी। भारत सरकार सो ही रही कुंभकर्ण, परंतु इन्होंने उस बैन को नहीं हटाया और राजस्थान के पशुपालकों को 4-5 महीने 6 महीने तक बहुत दुखी होना पड़ा। तो भारत सरकार अच्छा, इस तरीके के जो आयोजन है, क्या इस तरीके के आयोजन कभी समृद्ध भारत बना पाएंगे? वातानुकूलित हॉलों में खड़े होके यदि पॉलिसी अच्छा है, ये किसान का बेटा खेत की मीड़ पे काम करता है और किसान का बेटा जो है अकाल में काम करता है, तो उसको जो है ऐसा मौका मिलता है, तो उसको दुनिया से मिलने का मौका तो मिलता है कि दुनिया में कहाँ है और हम कहाँ हैं, हिंदुस्तान का किसान कहाँ पर है और दुनिया के जो किसान आए हैं यहाँ पर 500-600 जो अलग अलग कंट्रीज के, तो उनके साथ उठना बैठने से इनको भी प्रेरणा मिलती है कि हमको भी प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, हमारे जो है पशुपालन और पशुपालक आगे बढ़े। ये है जमीनी हकीकत। सच ये है कि देश को अगर समृद्ध बनाना है तो जो किसान गांव में रहता है उसके दुख दर्द को समझना होगा, और असेंशियल जो व्यवस्था है, असेंशियल जो वस्तुएं हैं, उन पर जो महंगाई हो गई है, उनके जो दाम बढ़ रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा।